नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। न्यूक्लियर फिजिक्स में आज का टॉपिक हमारे पास है इलेक्ट्रिक मोमेंट्स ऑफ न्यूक्लियर। इलेक्ट्रिक मोमेंट्स ऑफ न्यूक्लियर के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली हम इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मूवमेंट पर ध्यान देंगे, ठीक है। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो साथ साथ हम पढ़ेंगे। सो लेट्स हैव अ क्विक ग्लेंस। फर्स्ट वी विल सी एन इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रिक मोमेंट ऑफ न्यूक्लियर होता क्या है। देन वी विल सी इलेक्ट्रिक मल्टीपोल एक्सपेंशन, हम इलेक्ट्रिक मल्टीपोल एक्सपेंशन को जानेंगे, है ना। वी विल सी पोटेंशियल ड्यू टू द चार्ज दैट अ न्यूक्लियस हैज, ठीक है ना, द पोटेंशियल एट सम डिस्टेंस आर। वी विल सी हाउ दैट पोटेंशियल कैन बी एक्सप्लिसिटली एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ मोनोपोल, डाइपोल एंड क्वाड्रोपोल, ठीक है ना। समझ में आई चीज़ें। और फिर हम एक एक करके इलेक्ट्रिक मोनोपोल मूवमेंट पढ़ेंगे, फिर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट पढ़ेंगे और जानेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट जो होता है न्यूक्लियस का वो जीरो होता है, क्यों होता है, ठीक है। फिर हम इलेक्ट्रिक क्वाड्रोपोल मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे और इलेक्ट्रिक क्वाड्रोपोल मूवमेंट की टेंसोरियल फॉर्म क्या होती है, हम टेंसोरियल फॉर्म में उसको किस तरीके से लिख सकते हैं। एक्सियली सिमेट्रिक न्यूक्लियस के लिए इलेक्ट्रिक क्वाड्रोपोल मूवमेंट क्या होता है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। देन वी विल सी न्यूक्लियर शेप, हम न्यूक्लियर शेप के बारे में जानेंगे। देन वी विल सी सिलेक्शन रूल्स फॉर क्वाड्रोपोल मूवमेंट, क्वाड्रोपोल मूवमेंट के लिए क्या सिलेक्शन रूल होता है, ठीक है। पैरिटी सिलेक्शन रूल फॉर मल्टीपल मूवमेंट्स, समझ में आया। तो ये चीज़ें हमें पढ़नी है। तो काफ़ी सिंपल टॉपिक है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। थोड़ा सा लेंदी लग सकता है, लेंदी नहीं है। मैंने एक्चुअली इसको इस तरीके से सिस्टमेटिक वे में लिखा है कि आप वीडियो को पॉज करके चीज़ों को समझोगे तो आप आसानी से कर पाओगे। आपका कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, इलेक्ट्रिक मूवमेंट जो है ना, क्या डिस्क्राइब करेगा न्यूक्लियस का। तो इलेक्ट्रिक मूवमेंट डिस्क्राइब करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक मूवमेंट क्या डिस्क्राइब करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विद इन द न्यूक्लियस। समझ में आई चीज़ें, ठीक है ना। अब सपोज हमारे पास न्यूक्लियस है, ठीक है ना, तो इट हैज़ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है ना। और हम यदि बाहर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, सो देयर विल बी एन इंटरेक्शन बिटवीन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय द न्यूक्लियस। समझ में आया। तो इलेक्ट्रिक मूवमेंट डिटरमाइंस हाउ न्यूक्लियस इंटरेक्ट विद एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। न्यूक्लियस किस तरीके से एक्सटर्नल फील्ड के साथ क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा। क्योंकि न्यूक्लियस के पास क्या है, चार्ज है, इट विल क्रिएट इट्स ओन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, एक हम बाहर से प्रोवाइड करेंगे। सो दोनों के बीच में क्या होगा, इंटरेक्शन होगा। सो दैट इंटरेक्शन विल बी डिस्क्राइब्ड बाय इलेक्ट्रिक मूवमेंट्स ऑफ द न्यूक्लियस। समझ में। एंड इट प्रोवाइड्स क्रूशियल इन्फॉर्मेशन, हमें क्रूशियल इन्फॉर्मेशन मिलती है। जो ये हमारे पास न्यूक्लियस है ना, ठीक है, इसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, चार्ज किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है, वहाँ से हम शेप पता कर सकते हैं, ठीक है ना, कि शेप ऑफ न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस की शेप किस तरीके की है, ठीक है। सो ये इन्फॉर्मेशन हमें इलेक्ट्रिक मूवमेंट से मिलती है। तो इलेक्ट्रिक मूवमेंट से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, शेप मिलती है न्यूक्लियस की क्या हो सकती है, और हाउ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज देयर इनसाइड द न्यूक्लियस। समझ में आया, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना चार्ज का न्यूक्लियस के अंदर, वो जरूरी नहीं कि स्फेरिकली सिमेट्रिक हो। समझ में आया। तो हम क्या करते हैं, for to get some trivial calculations, we usually assume nucleus to be spherically symmetric। हम ये तो मानते हैं कि न्यूक्लियस को हम स्फेरिकली सिमेट्रिक मान के कैलकुलेशंस करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं वो स्फेरिकली सिमेट्रिक हो, और भी उसकी शेप अलग अलग हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द मास नंबर। मास नंबर क्या है उस, ठीक है ना, इसेंट्रिसिटी क्या है। तो इन चीज़ों के आधार पर न्यूक्लियस का शेप अलग अलग हो सकता है। इट कैन ऑल्सो हैव स्फेरिकली सिमेट्रिक, बट इट कैन ऑल्सो हैव सम अदर शेप। समझ में आया, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रिक मूवमेंट से ही हमें पता चलता है। तो इलेक्ट्रिक मूवमेंट क्वांटिफाई डेविएशन फ्रॉम स्फेरिकल सिमेट्री, ठीक है, एंड ओरिएंटेशन ऑफ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यह हम बात कहें कि भाई स्पेस में ना चार्ज किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है। अब मान लो चार्ज इस तरीके ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे हो सकता है, ठीक है। समझ में चीज़ें। तो जैसे ये शेप क्या होती है, ये प्रोलेट शेप की तरह लगता है, ठीक है। ये क्या होता है, ओबलेट शेप की तरह लगता है। ये बिल्कुल स्फेरिकल होगा तो स्फेयर की तरह लगेगा। तो ये सब हमें कौन बताता है, इलेक्ट्रिक मूवमेंट से पता चलता है, ठीक है। लेकिन जो आप ध्यान से देखना, कंफ्यूज नहीं होना, कि जो मैग्नेटिक मूवमेंट है, ठीक है, वो इट अराइजेज फ्रॉम करंट डिस्ट्रीब्यूशन, और वो करंट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताता है। इलेक्ट्रिक मूवमेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताता है। तो ये ध्यान रखना, गड़बड़ मत करना, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक मूवमेंट था, इट अराइजेज फ्रॉम करंट डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंट्रिंसिक स्पिन्स ऑफ न्यूक्लियस, ये हम जानते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रिक मूवमेंट्स है ना, इट अराइजेज फ्रॉम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है, फ्रॉम द स्टैटिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आया। तो ध्यान रखना, गड़बड़ नहीं करना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक मूवमेंट अराइजेज फ्रॉम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मैग्नेटिक मूवमेंट अराइजेज फ्रॉम करंट डिस्ट्रीब्यूशन एट द इंट्रिंसिक स्पिन्स ऑफ द न्यूक्लियस। समझ में आई चीज़ें। सो लेट अस सी। अब देखो हमारे पास क्या होगा, न्यूक्लियस हो गया, ठीक है ना, इट हैज सम चार्ज। तो हम क्या एज्यूम करेंगे, ठीक है ना, कि एट सम पॉइंट, एट सपोज एट सम डिस्टेंस आर, ठीक है ना, इट विल प्रोवाइड गिव सम पोटेंशियल, ठीक है ना। तो हम उस पोटेंशियल को पहले निकालेंगे और वहीं से मल्टीपल पोल एक्सपेंशन होगा। तो इस हम जब
पोटेंशियल निकालेंगे, वहीं से हम मोनोपोल के बारे में बता सकते हैं, डाइपोल के बारे में बता सकते हैं, क्वाड्रोपोल मोमेंट के बारे में बता सकते हैं। समझ में चीज़ें। तो जो इलेक्ट्रिक मोमेंट है ना न्यूक्लियस का, डिफाइंड थ्रू क्लासिकल मल्टीपोल एक्सपेंशन ऑफ एन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, समझ में, प्रोड्यूस्ड बाय द न्यूक्लियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमने ये क्या मान लिया, ये मेरे पास न्यूक्लियस का चार्ज सपोज ऐसे रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट कर लिया हमने कोई स्फेरिकल शेप तो मानी नहीं कि बिल्कुल एक पूरा स्फेरिकल शेप मान लिया, नहीं। अब मान लो हमने कोई एक रैंडम न्यूक्लियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है इस तरीके से, ठीक है। तो इसकी डेंसिटी को क्या ले लेता हूँ मैं, डेंसिटी ले लेता हूँ, चार्ज डेंसिटी, ठीक है। और ये आर डैश लिखा, आर डैश जनरली क्या हो गया, ये मैंने कोई रेफरेंस पॉइंट लिया, ठीक है ना। अच्छा, अब इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की डिस्टेंस कितनी होगी, आर डैश, ठीक है। कहाँ में पोटेंशियल निकालना है, उसकी ओरिजिन से मैंने वो डिस्टेंस तो क्या ले ली मैंने, आर, ठीक है। और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की डिस्टेंस क्या होगी, आर डैश, पोजीशन वेक्टर हो गया एक्चुअली में, ठीक है। समझ में ये हो गया, ये रेफरेंस पॉइंट हो गया हमारे लिए, यहाँ से मेजरमेंट हो रही है। अब ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके कारण ही तो क्या पता करना है, फील्ड पता करना है, पोटेंशियल पता करना है एट पॉइंट पी, ठीक है ना। समझ में आई बात, तो ये ध्यान रखना। तो व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल प्रोड्यूस्ड बाय न्यूक्लियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एट फील्ड पॉइंट आर आउटसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है। तो सिंपली हम जानते हैं क्या होता है, ठीक है। तो हमारे पास यदि कोई चार्ज होता है, ठीक है, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा हमारे लिए, पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा। तो क्या पोटेंशियल होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर क्या लिखते हैं हम, Q/r। तो मान लीजिए यदि कोई r डिस्टेंस पर, यदि हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज है ना, कोई पॉइंट चार्ज है, तो r डिस्टेंस पर पोटेंशियल कितना होगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0/r होगा। तो सेम कंसेप्ट हमने यहाँ पर लगाया है, ठीक है। तो सेम कंसेप्ट हम यहाँ पर लगाकर हम क्या निकाल सकते हैं, पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो अब ध्यान से देखो, तो ये मेरे पास क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये मेरे पास क्या हो गया, चार्ज, देखो, ठीक है ना। तो चार्ज ये क्या डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ही तो है, ठीक है। तो ये मेरे पास मैंने क्या ये स्मॉल सी, ठीक है ना, आर डैश, और ये मेरे पास क्या हो गई, वॉल्यूम। तो ये चार्ज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम क्या हो गया, मेरे पास चार्ज आ गया, समझ में आया, और अपॉन में डिस्टेंस, मतलब इस मान लीजिए स्मॉल वॉल्यूम जो है मेरे पास, ठीक है ना, dv इज इक्वल टू लिख लो, या ये दोनों बातें की है, समझ में आया। तो ये कितना यहाँ पर डिस्टेंस पे है पोटेंशियल, r माइनस आर डैश। तो बहुत सिंपल है, देखो ये वेक्टर क्या है, ऐसी तो है, ये मेरे पास r डैश है और ये मेरे पास क्या है, r है, ठीक है। समझ में आया। तो ये मेरे पास सपोज क्या हो गया, गामा हो गया, ठीक है ना। समझ में आया। तो ये ध्यान रखो। तो हमने इसको थोड़ा सा, आप कन्फ्यूज़न ना हो तो मैं r को थोड़ा सा अलग से तरीके से लिखता हूँ, ठीक है। तो ये है, तो मान लो ये मेरे पास r डैश हो गया, ये r हो गया, ये गामा डिस्टेंस होगी। तो मैं वेक्टर के फॉर्म में लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा, r डैश प्लस गामा, ठीक है ना, या कोई भी डिस्टेंस हो सकती है, आप मान लेंगे इज इक्वल टू r, ये तो होगा, ठीक है। तो गामा मेरे पास क्या आएगा, r माइनस के r डैश, ये वेक्टर की फॉर्म में लिखा हुआ है मैंने सारा, ये वेक्टर की फॉर्म में, ठीक है। तो यही तो डिस्टेंस आ गई, तो ये डिस्टेंस मेरे पास ये तो आएगी, r माइनस के r डैश, ठीक है। तो 1/r माइनस r डिस्टेंस पे इस पॉइंट से हमने क्या निकालना, पोटेंशियल निकाल लिया, ठीक है। तो इसको सिंपली मैंने डिफाइन कर दिया, देखो r माइनस के r डैश, ठीक है ना। समझ में आई बात। तो ये है, ठीक है। तो यहाँ पे r डैश होगा, क्योंकि देखो ये तो r तो फिक्स हो गया मेरे पास, अब वेरिएबल क्या होगा, r डैश होगा, ठीक है ना। ये मेरे पास क्या वेरी कर सकता है, r डैश मेरे पास वेरी कर सकता है, ठीक है। कोई डाउट है, समझ में आई चीज़ें। तो ये है, तो इट हैज़ टू बी सॉरी r, है ना। सो लेट अस सी, अब देखो डिफाइन कर लेते हैं। अब मैंने इसको गामा मान दिया, ठीक है। तो टू एक्सपेंड पोटेंशियल फॉर पॉइंट आउटसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है ना, न्यूक्लियस के आउटसाइड हमें एक्सपेंड करना है। तो भाई मान लेते हैं अब ये जो न्यूक्लियस के आउटसाइड की डिस्टेंस होगी, तो सिंपली ये तो ज़्यादा ही होगा, r डैश तो कम होगा हमारे पास, ठीक है ना। तो हम इसको जब एक्सपेंड करेंगे, सो सिंपली है, देखो वेक्टर की फॉर्म में है, जो मैग्नीट्यूड क्या लिखेंगे, यदि हमारे पास सपोज दो वेक्टर है, r इज इक्वल टू a कैप प्लस के b कैप है, ठीक है। तो हम इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर प्लस के 2a डॉट b कोस थीटा, ऐसे ही तो लिखेंगे। तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, ये मेरे पास क्या है, गामा स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है ना, r स्क्वायर प्लस r डैश स्क्वायर माइनस के 2r डैश कोस अल्फा। समझ में आया। तो कोस अल्फा इज द एंगल बिटवीन r एंड r डैश, ठीक है। समझ में आया। तो ध्यान रखो। तो सिंपली ये हो गया। तो हम पहले इसी को एक्सपेंड करते हैं, फिर इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हम अपना पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो देखो r स्क्वायर को कॉमन ले लो, तो r स्क्वायर को जब हम कॉमन लेंगे तो सिंपली देखो डिवाइड में चला जाएगा दोनों के, ठीक है। समझ में आई चीज़ें। अब हमारे पास क्या है, अब क्या किया है हमने, तो देखो ये गामा स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, ठीक है। समझ में आया। और 1 प्लस, और ये हमने क्या मान लिया, एप्सिलॉन ले लेते हैं हम इसको, ठीक है। तो ये वाली मेरे पास टर्म क्या होगी, एप्सिलॉन आ गया, ठीक है। तो एप्सिलॉन एक्चुअली में है क्या, है ना, r डैश अपॉन में r स्क्वायर माइनस के 2r डैश अपॉन में r कोस अल्फा। समझ में। आप चाहो तो यहाँ पे r डैश अपॉन में r कॉमन ले लेते हैं, तो ये r डैश अपॉन में r माइनस के
2 कोस अल्फा आ गया। तो ये मेरे पास एप्सिलॉन हो गया। तो दोनों साइड आप अंडर रूट ले लो तो ये आ गया, ठीक है, समझ में आया। ये मैंने एप्सिलॉन आपको लिया है। तो एक्चुअली में हम क्या करना चाहते हैं, हम एक्सपेंड करना चाहते हैं, ठीक है। हम बाइनोमियल थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। तो ये यही तो टर्म आ गया हमारे पास। इसके बाद हमारे पास ये टर्म आ गई, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, हमें तो ये 1/गामा निकालना है ना। ये 1/गामा ही तो है हमारे पास। एक्चुअली में क्या 1/गामा ही तो है, r-r0, तो यही निकालना है। तो हम क्या करो, सिंपली इसका देखो इन्वर्स कर दो। तो जब आप इसका इन्वर्स करेंगे तो या मैं ऐसे कह सकता हूँ सिंपली, ये है क्या, हम किस चीज़ का इन्वर्स कर रहे हैं, ठीक है। तो हम सिंपली r-r' का ही तो इन्वर्स कर रहे हैं, या 1 इज इक्वल टू गामा लिख लो उसको, ठीक है, समझ में आया। तो सिंपली मेरे पास क्या आएगा, 1/r, और ये मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस के एप्सिलॉन माइनस के 1/2, ठीक है, समझ में आया, कोई डाउट है। तो आप इसको 1/r, अब एप्सिलॉन, अब देखो r' ओब्वियसली हमारे पास देखो ये वाली टर्म क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। तो हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो कैसे एक्सपेंड करेंगे, 1 प्लस के x माइनस 1/2 किस तरीके से एक्सपेंड होता है, ठीक है। तो सिंपली ये हमारे पास क्या आता है 1, ठीक है, माइनस 1/2 x प्लस 3/8 एक्स स्क्वायर माइनस 5/16 एक्स क्यूब, इस तरीके से आता है, ठीक है ना। तो हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन ही तो क्या है, आप सिंपली लिख सकते हो NC 0, ठीक है, समझ में आया, 1, ठीक है, समझ में आया, n माइनस के 0, ये फिर मेरे पास क्या हो जाएगा x, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको बाइनोमियल टर्म से एक्सपेंड कर सकते हैं। नहीं तो ये सिंपल एक्सप्रेशन आप ध्यान में रख सकते हैं, काफ़ी सिंपल है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है। तो ये मेरे पास 1 माइनस के, ठीक है ना, 1/2 गामा प्लस के 3/8 एप्सिलॉन स्क्वायर माइनस के 5/16 एप्सिलॉन क्यूब, तो 8 प्लस माइनस डैश डैश इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो एप्सिलॉन की आप चाहो तो वैल्यू पुट कर दो। तो एप्सिलॉन का वैल्यू मैंने देखो सिंपली ये रख दिया, एप्सिलॉन का स्क्वायर है, तो देखो ये एप्सिलॉन का स्क्वायर मैंने यहाँ पे लिख दिया, और ये टर्म ऐसे ही चलेगी, समझ में आया। तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत सिंपल है। अब देखो हम क्या करते हैं, जो कलेक्ट कर लेते हैं टर्म्स को जिनकी इक्वल पावर हो, ठीक है ना, जो r' में ना उनको कलेक्ट कर लो। तो देखो जैसे 1 तो यहाँ पे सिंपली हो गया, ठीक है। अब पहले मैं r' वाली पावर को कैलकुलेट करता हूँ। देखो जब आप इसमें अंदर मल्टीप्लाई करोगे ना, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो r' r कोस अल्फा बचेगा। देखो r' r कोस अल्फा, तो r' में पावर 1 तो मिल गई। अब स्क्वायर और कहीं पावर मुझे 1 नहीं मिलेगी। मैं स्क्वायर वाली टर्म पे ध्यान दूँ, तो देखो स्क्वायर वाली टर्म इससे मिलेगी, जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो -1/2 r' का स्क्वायर आएगा, ठीक है, समझ में आया। तो आप देख सकते हो एक टर्म तो मुझे यहाँ मिल गई, एक मुझे यहाँ से मिल सकती है आसानी से, ठीक है ना, समझ में आई चीज़ें। तो ये है। तो यदि आप ध्यान से देखो इसको जब आप एक्सपेंड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 4 कोस स्क्वायर अल्फा, 4 से 8 को काट दो 2, तो 3/2 कोस स्क्वायर अल्फा मिलेगा, r' स्क्वायर। और ये वाली जो टर्म थी मेरे पास, ये r' स्क्वायर -1/2, देखो -1/2 ये हो गया। इसी तरीके से r' वाली टर्म मैंने कैलकुलेट कर ली, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे सिंपली कलेक्शन किया टर्म्स को एक साथ लिखा। अब यदि आप गौर से ध्यान से देखो ना, तो बहुत चीज़ें सिंप्लीफाई हो गई हैं हमारे लिए, ठीक है ना, हमें अब ज़्यादा सोचना नहीं है। तो ये जो टर्म है ना, ये जो टर्म है, तो ये कोफिशिएंट्स हैं एक्चुअली लीजेंडर पॉलिनोमियल्स के। तो लीजेंडर पॉलिनोमियल्स के कोफिशिएंट यदि हमारे पास क्या है, यदि n की वैल्यू 0 होगी, ठीक है, तो मेरे पास ये टर्म होती है 1, और यदि मेरे पास n की वैल्यू 1 होती है, ठीक है, तो ये टर्म जो यहाँ पे x होता है वही आ जाता है, ठीक है। अच्छा, जो p2 x n की वैल्यू यदि 2 होती है, ठीक है, तो कितना होता है 1/2 3x स्क्वायर माइनस 1, और 3 होती है तो 1/2 5x क्यूब, ठीक है ना। p3 कितना होता है, p3x इज इक्वल टू 1/2 5x क्यूब माइनस के 3x। तो ये टर्म तो आपको याद रखनी ही है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैथमेटिकल फिजिक्स में, क्वांटम मैकेनिक्स में, ये हर जगह कहीं ना कहीं आपके काम आएंगी ही आएंगी। तो ये टर्म कुछ आपको याद होनी चाहिए। तो हम इस पूरी टर्म को ना लीजेंडर पॉलिनोमियल एक्सपेंशंस में लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे, आप देखो ये मेरे पास क्या एक्चुअली में तो 1/r माइनस r डैश है इज इक्वल टू, देखो ये क्या लिखा मैंने 1/r लिखा, तो ये 1/r आ गया, ठीक है, समझ में आई बात, ये हो गया। अब यदि आप ध्यान से इसको गौर से देखो तो r' यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो मैं क्या सिंपली समेशन लगाऊंगा n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, तो r' ये तो आ गया, ठीक है। अब देखो Pn कोस अल्फा, ठीक है, तो यही मतलब x की जगह कोस अल्फा लिख दोगे ना, x की जगह कोस अल्फा करो तो बन आएगा, देखो यहाँ कोस अल्फा करो, P1 कोस अल्फा, देखो ये मिल गई ना टर्म, आ गई टर्म। तो देखो 1/2 कोस स्क्वायर अल्फा माइनस 1, ये मेरे पास P2 आ गया, ठीक है, समझ में आया। और ये मेरे पास टर्म क्या आ गई, तो 1/2 5x क्यूब माइनस के 3x, तो मैंने x की जगह कोस अल्फा ले लिया, तो देखो x की जगह कोस अल्फा, समझ में आया। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा सिंपल हो गई चीज़ें, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं हुआ। तो हमारे पास जो पोटेंशियल है तो वो कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, यही तो था हमारे पास पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, डेंसिटी रो डैश, समझ में आया।
ये हमारे पास वॉल्यूम और r माइनस के r डैश, तो इसका वैल्यू हम सिंपली रख देंगे। तो देखो ये 1/r माइनस r डैश का ये वैल्यू हमने रख दिया और ये होगा, ठीक है। तो याद रखना भी बहुत ज़्यादा सिंपल है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अब और हम क्या कर सकते हैं, देखो r डैश तो क्या है, वेरिएबल है, ठीक है ना, मैंने बताया था। अब ये तो है हमारे पास, ये चार्ज हो गया, यहाँ पर मेरे पास ये स्मॉल एलिमेंट हो गया, ये r डैश हो गया और ये रेफरेंस पॉइंट हो गया, और यहाँ पर हमें पता करना है, ठीक है ना, p पॉइंट पर, समझ में आया। और ये मेरे पास r और ये डिस्टेंस क्या होगी, r माइनस के r डैश, ठीक है। तो ये वेरिएबल है, तो ये स्मॉल एलिमेंट ले लिया, स्मॉल एलिमेंट, जिसके कारण मैंने पूरे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण यहाँ पर क्या पता कर लिया, पोटेंशियल, ठीक है ना। अब ये r डैश वेरिएबल है हमारे पास, तो r फिक्स है। तो देखो ध्यान से, तो देखो r⁴n है ना, एक r बाहर है, तो r⁴n+1 हो गया। तो देखो 1/rn+1 मैंने अंदर बाहर लिख लिया, ठीक है ना, इंटीग्रेशन के बाहर निकाली, क्योंकि ये तो फिक्स है। इसका तो हम क्या इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन r डैश npn कोस अल्फा, ठीक है ना। और ये सिंपल टर्म, बहुत ज़्यादा कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस ये टर्म है ना, ये आ गए सिंपली, ये हो गया मेरे पास, ये डेंसिटी आ गई, ठीक है। तो ये आया है, समझ में आई बात, कोई डाउट है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इसी टर्म को, ठीक है ना, या मैं को इसी को हम क्या बोलते हैं, यही हमारे पास होता है मल्टीपोल, ठीक है ना। अब इसी से हम मोनोपोल निकालेंगे, इसी से हम क्या निकालेंगे, क्वाड्रोपोल निकालेंगे, डाइपोल निकालेंगे, सब कुछ इसी से निकालेंगे। तो समझ में आई चीज़ें। सो दिस इज़ द मल्टीपोल एक्सपेंशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, समझ में आया। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/4πε0 समेशन n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, और ये मेरे पास यहाँ पे मैंने क्या लिखा Qn, और ये Rn+1, ठीक है ना। और ये n की वैल्यू यदि मैं 0 ले लूँगा तो मोनोपोल, n की वैल्यू 1 लूँगा तो डाइपोल, n की वैल्यू 2 लूँगा तो क्वाड्रोपोल मूवमेंट, समझ में आया। तो ये चीज़ है। आप एक्सप्लिसिटली भी हम इसको लिख सकते हैं, एक्सप्लिसिटली यदि लिखेंगे तो देखो r की वैल्यू आप क्या ले लो, सिंपली 0 लो, ओ सॉरी n की वैल्यू 0 लो तो 1/r बचेगा, 1/r, ठीक है, r/dr, तो यही तो टर्म है, देखो यही तो है, 1 ही तो है, समझ में आया। तो ये सिंपली है, ठीक है ना। तो ये हो गया, इसकी वैल्यू यहाँ पर जब हम पुट करेंगे Pn 0 तो 1 होता है, Pn 1 की वैल्यू कोस अल्फा होती है, ठीक है। और ये मैंने सिर्फ 3 तक लिखा है, 2 तक लिखा है, ठीक है, n की वैल्यू 2 तक। तो ये मेरे पास क्या हो गया, मोनोपोल हो गया, ये डाइपोल हो गया, ये क्वाड्रोपोल हो गया, ठीक है। तो बस अब कुछ भी वो नहीं करना, बस ऑब्जर्वेशन करना है, हम सारी चीज़ें याद आ जाएंगे आपको, ठीक है। तो ईच टर्म क्या है, इसमें क्या मल्टीपोल टर्म ही तो है। तो जनरल फॉर्म में हमने इसको देखो कैसे लिखा, मल्टीपोल टर्म्स की मैं बात कर रहा हूँ, इसकी सिर्फ क्यों को मैंने लिखा मल्टीपोल। अब यही हमें डिसाइड करेगा, जिसको हम 2n पोल मूवमेंट बोल देंगे, ठीक है। तो इसको याद रखना बहुत ज़्यादा आसान है, समझ में आया। तो ये हो गया डेंसिटी, ठीक है ना, समझ में आया। और r⁻n और Pn कोस अल्फा, ठीक है ना। और ये वॉल्यूम के टर्म्स में हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन किया। तो n की वैल्यू इज इक्वल टू 0, तो 2 0 क्या मिलेगा 1, तो मेरे पास क्या होगा मोनोपोल। n इज इक्वल टू 1, तो 2 की पावर 1 क्या मिलेगा 2, तो मुझे क्या मिलेगा डाइपोल, समझ में आया। n की वैल्यू 2, 2 की पावर 3 तो क्या मिला मुझे 8, यानी क्वाड्रोपोल। तो इस तरीके से हम 4 तो क्या मिलेगा क्वाड्रोपोल, n की वैल्यू 3 तो क्या मिलेगा 8 यानी ऑक्टोपोल। तो इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ईच सक्सेसिव टर्म जो है ना इस एक्सपेंशन में डिफाइंस मल्टीपोल मोमेंट ऑफ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, समझ में आया। एंड इट वेरीज 1/r, आप देख सकते हो 1/r के फॉर्म से वेरी करता है, समझ में आया। अब देखो कैसे, n इज इक्वल टू 0 है सिंपली, तो क्यों 0 मुझे मिलेगा, मोनोपोल मूवमेंट, और वेरिएशन क्या होगा 1/r की तरह वेरिएशन होगा, ठीक है। n की वैल्यू 1 ले लो, वेरिएशन 1/r2 की तरह होगा, ठीक है, वो डाइपोल देगा। n की वैल्यू 3 ले लो, सॉरी 2 ले लो, वेरिएशन r की पावर 3 होगा, ठीक है, समझ में आया। तो ये है, तो डाइपोल मूवमेंट हो गया, क्वाड्रोपोल मूवमेंट हो गया, n की वैल्यू 3 होगी तो ऑक्टोपोल मूवमेंट हो गया, तो इट वेरीज ऑक्टोपोल हो गया, इट वेरीज r⁴, समझ में आया। अब नाउ वी हैव टू स्टडी ईच, व्हाट इज मोनोपोल, व्हाट इज डाइपोल, व्हाट इज क्वाड्रोपोल, व्हाट इज ऑक्टोपोल, हम इनको ठीक है ना डिटेल में स्टडी करते हैं। सो लेट अस सी इलेक्ट्रिक मोनोपोल मूवमेंट, ठीक है। तो जनरल हमारे पास क्या है Q⁴n, वो Qn इंटीग्रेशन इट इज़ डेंसिटी, ठीक है, r⁴n, ये हमारे पास Pn कोस अल्फा और d⁴ ये हो गया, ठीक है, ये है। तो हम क्या करते हैं n इज इक्वल टू 0 लेंगे, तो n इज इक्वल टू 0 में हमें क्या मिलना चाहिए, मोनोपोल मिलना चाहिए, तो ये मोनोपोल आएगा, ठीक है, समझ में आया। तो ये हो गया, ठीक है, r की पावर n की वैल्यू 0 रखेगा तो सिंपली ये आएगा। Pn 0 क्या होता है, हमने बताया था Pn की वैल्यू 0 कोस अल्फा, ये क्या होता है 1 होता है, या जनरली मैं कहूँ P0x, यहाँ कुछ भी हो क्या कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 ही आएगा, n की वैल्यू ये होना चाहिए। तो ये तो 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, और ये मेरे पास आ गया सिंपली ये, ठीक है। तो ये आ गया। तो ये क्या है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी इनटू वॉल्यूम क्या होता है, टोटल चार्ज, और न्यूक्लियस पर टोटल चार्ज क्या होता है, जेड, सिंपली जेड इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इट हैज, इज एलिमेंट्री चार्ज, समझ में आया।
तो मोनोपोल एक्चुअली में आया क्या, मोनोपोल इज एक्चुअली द टोटल चार्ज, समझ में आया। तो जो इलेक्ट्रिक मोनोपोल एलिमेंट है इज सिंपली द टोटल चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस। तो मोनोपोल ने तो टोटल चार्ज बता दिया, ठीक है। तो टोटल तो ये तो हमेशा नॉन जीरो रहेगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि न्यूक्लियस पे चार्ज ना हो। भाई न्यूक्लियस है किसकी वजह से उसमें, क्योंकि प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है। अब उसमें जब प्रोटॉन्स हैं तो चार्ज तो हो गई, ठीक है ना। तो ये हमेशा नॉन जीरो रहेगा, ऐसा नहीं कि भाई मोनोपोल जीरो हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं होगा, मोनोपोल तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। समझ में आई बात। अच्छा, एंड इट प्रोड्यूसेस द कोलम्बो पोटेंशियल। मोनोपोल है तो चार्ज है, तो चार्ज है तो पोटेंशियल तो रहेगा, और वेरिएशन क्या होगा पोटेंशियल का 1/r के टर्म्स में होगा, ठीक है ना। समझ में आया। तो देख सकते हैं, तो मोनोपोल का पोटेंशियल किस तरीके से वेरी करेगा, 1/r, समझ में आया, ठीक है। फार फ्रॉम द न्यूक्लियस, तो नहीं, न्यूक्लियस इज देयर एट r डिस्टेंस, इट वेरीज एट 1/r इन 1/r फॉर्म, ठीक है। तो मोनोपोल मूवमेंट से तो कोई इन्फॉर्मेशन हमें मिली नहीं। तो मोनोपोल से कोई इन्फॉर्मेशन मिली किसके बारे में, न्यूक्लियर शेप के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, सिर्फ और सिर्फ ये तो हमें टोटल चार्ज बता रहा है, ठीक है। तो बस इसका यही काम था, तो खास ये हमारा कुछ काम का है नहीं। मोनोपोल ने तो सिर्फ टोटल चार्ज बताया। इट हैजंट एक्सप्लेन्ड द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बताया इसने बिल्कुल भी न्यूक्लियस का, जिससे हम सेव पता कर सके, ठीक है। बात करते हैं इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मूवमेंट, ठीक है ना। तो देखो Q1 हमारे पास क्या है, मैं बार बार Q1 को इसलिए लिखा हूँ ताकि आपको ये याद हो जाए। ये है हमारे पास जनरल फॉर्म r⁴n Pn cos अल्फा, और ये मेरे पास वॉल्यूम, ठीक है। अब देखो n की वैल्यू 1 लेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, डाइपोल मिलेगा। क्या मिलेगा, डाइपोल मिलेगा, ठीक है। समझ में आया। अच्छा, तो ये चार्ज डेंसिटी हो गया, n की वैल्यू 1 लिखा, और ये P1 cos अल्फा, ठीक है ना, और ये मेरे पास सिंपली वॉल्यूम हो गया। अब यदि आप ध्यान से देखो, ये तो चार्ज डेंसिटी हो गया, ठीक है, ये तो चार्ज डेंसिटी हो गया, ये मेरे पास क्या हो गया, r डैश हो गया, और देखो P1 की वैल्यू क्या होती है, cos अल्फा आएगी सिंपली, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं जो जनरल फॉर्म होती है लीजेंडर पॉलिनोमियल के, दिन की वैल्यू 1 है, तो ये क्या होती है x, जो जिसका फंक्शन है उसी की वैल्यू। तो यहाँ पे cos अल्फा है तो cos अल्फा आ गया, यहाँ पे x² होता तो x² आ जाता, तो ये हो गया, ठीक है। और ये मेरे पास सिंपली क्या होगी, वॉल्यूम, ठीक है। dv लिख लो या d⁻³ के, ऐसा मर्जी आपका, ठीक है। समझ में ये हो गया। अब तो हम ठीक है, ये हो गया, ठीक है। तो यदि हम पोलर कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल करें तो जनरली में पोलर कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल करते हैं, है ना। देयर इज एन एंगल बिटवीन r एंड r डैश, ठीक है। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स की यदि बात करें हम, तो आप ये ध्यान से देखो, तो ये वैल्यू क्या होगी, ये मेरे पास सिंपली क्या आएगा, z इज इक्वल टू r डैश cos अल्फा। समझ में आया। पोलर कोऑर्डिनेट्स में ये वैल्यू क्या आ गई, z होगी, ठीक है। तो ये z हो गया, तो ये z डैश, ठीक है ना, r, समझ में आया। तो ये आ गया। तो देखो ये दोनों, ये और ये तो क्या है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम क्या है एक तरीके से, तो चार्ज है, वो चार्ज हो गया। और चार्ज की मल्टीप्लाई हम किस में कर रहे हैं, डिस्टेंस में कर रहे हैं, तो जनरली होता तो डाइपोल मोमेंट ये ही है, ठीक है ना। तो एक्चुअली में ये क्या, इट इज़ द जेड कंपोनेंट। तो ये क्या है, जेड कंपोनेंट है किसका, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट वेक्टर का। तो ये है तो डाइपोल मूवमेंट ही, तो लेकिन ये क्या है, जेड कंपोनेंट हमें मिला है। तो टोटल डाइपोल मूवमेंट यदि हमें लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। ये तो वेक्टर के फॉर्म में हो गया, ठीक है ना, ये हमारे पास हो गया r डैश, तो ये r डैश वेक्टर ही लिखा है हमने, ठीक है ना। समझ में आया पास। तो उसका जेड कंपोनेंट लिखेंगे तो जेड लिख देंगे, ठीक है। डिस्क्रीट फॉर्म में लिखना है तो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो न्यूक्लियस के पास जेड, जैसे सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस की बात करें, जैसे न्यूक्लियस है, जेड प्रोटॉन्स है, हम उसको जो डिस्क्रीट सिस्टम की तरह माने, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ना ले न्यूक्लियस में, ठीक है। सो हम उस केस में क्या लिखना होगा, तो सिंपली इंटीग्रेशन का साइन कौन ले लेगा, समेशन ले लेगा, ठीक है। और उसमें जेड प्रोटॉन्स है, यानी मैं कह सकता हूँ जेड चार्ज है, ठीक है ना। और ये क्यू आई, और ये मेरे पास r डैश लोकेशंस पर वो लोकेटेड है, ठीक है। तो क्योंकि ये तो सिंपली क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो चार्ज ही तो देगा, और ये क्या हो गया, सिंपली डिस्टेंस हो गई। समझ में आया। तो ये है, तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। लेकिन जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता है ना, ठीक है ना, टोटल वो क्या होता है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो आती है उसकी वो जीरो आती है। देखो ये तो सिर्फ और सिर्फ हमें क्या मिला, जेड कंपोनेंट मिला, ठीक है। अच्छा, जेड कंपोनेंट मिल गया, वेक्टर फॉर्म में हमने इसको ऐसे लिखा, लेकिन वेक्टर फॉर्म में लिखा, लेकिन इसका जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट जो इसका है, ठीक है ना, रिजल्टेंट वैल्यू जो है इसकी वो जीरो आएगी, ठीक है ना। या मेरे को एक्सपेक्टेशन वैल्यू, एवरेज वैल्यू इट इज बेटर टू से एवरेज वैल्यू जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट वेक्टर की जीरो आएगी। तो न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता ही नहीं है। समझ में आया। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट न्यूक्लियस के अंदर होता ही नहीं है। और लेट अस सी हाउ, ठीक है ना, वाइट इज जीरो। तो जो स्टैटिक इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है न्यूक्लियस का वो जीरो है। अब देखो स्टैटिक इसलिए कहा गया क्योंकि यदि न्यूक्लियस मान लो क्या ट्रांजिशन में है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रांजिशन कर रहा है, या न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रही हैं, तो उस केस में इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को हम क्या लेते हैं, डायनेमिक होता है, स्टैटिक नहीं होता। तो सिंपली समझ में स्टैटिक क्यों कहा गया। तो हम यहाँ पे ये नहीं कंसिडर करें कि न्यूक्लियस जो है कोई न्यूक्लियर रिएक्शंस में इन्वॉल्व है, नहीं,
सिंपल है। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट जो होता है न्यूक्लियस का जीरो होता है, ठीक है। क्यों? इट इज बिकॉज ऑफ द ओड पैरिटी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल वेक्टर। अब देखो ये है मेरे पास, तो मेरे को उसको ऑपरेटर बना रहा हो, तो हम जानते हैं क्लासिकली हमारे पास कोई क्वांटिटी है, हम इसको ऑपरेटर में बनाना होता है, तो हम उसके ऊपर ऑपरेटर सिंबल लगा होगा। तो मैं ऑपरेटर फॉर्म में ही तो लिखा है इसको, तो मैं इसको ऑपरेटर फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। ये मैंने ऑपरेटर फॉर्म में लिख दिया। तो यदि मैं इसका इस पैरिटी चेंज करना चाहूँ, ठीक है ना, समझ में आया, तो यदि आप ध्यान से देखो आर डैश से क्या चेंज हो जाएगा, माइनस आर डैश। तो मेरे पास जो डी ऑपरेटर भी होगा ये डी से माइनस डी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ओड पैरिटी तो आएगा, स्क्वायर तो है नहीं कि माइनस साइन चेंज करने पर भी सेम रहेगा, नहीं, ठीक है। तो हमें यहाँ से क्या पता चलता है कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट जीरो क्यों होता है, ओड पैरिटी की वजह से होता है, ठीक है। लेट अस सी, ठीक है ना, समझ में। पैरिटी बेसिक कंजर्वेशन होती है स्ट्रॉन्ग एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शंस, बट इट इज अ कंजुगेंस ऑफ द ओड पैरिटी ड्यू टू विच इट इज जीरो, ठीक है। लेट अस सी। तो हम जानते हैं देखो स्पेशल इन्वर्जन में जो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट है, मैंने जैसे बताया ओड पैरिटी होता है, तो हाउ इट ट्रांसफॉर्म दिस वे, ठीक है। तो पैरिटी ऑपरेटर हो गया, ठीक है, समझ में आया। ये मेरे पास डायपोल मूवमेंट, वो हाँ डायपोल इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट हो गया, ऑपरेटर हो गया, ठीक है। ये पी डैगर हो गया, तो ये आ गया मेरे पास। तो ये ओड पैरिटी है। यदि इवन पैरिटी होता कोई, तो मान लो कोई डायपोल ऑपरेटर की जगह कोई और ऑपरेटर तो यहाँ पे मैं प्लस साइन लिख लेता, क्योंकि इवन पैरिटी होता तो, ठीक है। तो क्वांटम मैकेनिक्स में हम इसी तरीके से करते हैं, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है क्वांटम मैकेनिक्स में, ठीक है, समझ में आया। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू मुझे निकालनी है, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू न्यूक्लियर स्टेट में निकालते हैं। तो देखो न्यूक्लियर स्टेट क्या है, टोटल स्पिन ही डिटरमाइन करता है सब कुछ, तो टोटल स्पिन आई, ठीक है ना, और इन द दिस स्टेट। तो इस तरीके से हम लिखते हैं। तो ये न्यूक्लियर स्टेट है, क्वांटम फिजिक्स में हम इस तरीके से लिखते हैं। ये आप सिंपली चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है ना, इसको ना लिख के, मर्जी है आपका, समझ में आया। तो यदि कोई ऑपरेटर पी एक्ट करता है, ठीक है ना, तो क्या होगा, तो देखो यदि मैं इस केस में बात करता हूँ, ठीक है, तो सिंपली क्या आ जाएगा, आइगन वैल्यू आएगी, पाई की आइगन वैल्यू हो गई, ठीक है ना, ये हो गया, ठीक है। अब ये ओड है तो प्लस होगा, वो सॉरी माइनस होगा, माइनस है तो ओड होगा, प्लस है तो इवन होगा, ठीक है। या ऐसे लिखते हैं सिंपली, समझ में आया। पैरिटी यदि किसी फंक्शन पर ऑपरेट करता है तो पाई की वैल्यू आएगी, आइगन वैल्यू आ गई। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, ठीक है ना, समझ में आया, कंफ्यूज नहीं होना। आप ऐसे लिख सकते हो। तो डैगर ऑपरेट करता है, ठीक है ना, कैट पर, ये ब्रा पर, समझ में आया। तो दिस इज हाउ इट ऑपरेट्स, ठीक है ना, ये आइगन वैल्यू लिखी हमने, समझ में आया। सो हमें तो क्या निकालना है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है, ये निकालनी है। तो देखो एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से देखना, बहुत ज़्यादा सिंपल है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो देखो मैं फाई की वैल्यू से आपको समझाता हूँ, और क्योंकि मैंने है ना फाई की जगह आप ये ले लो, सेम चीज़ है, उससे मैंने किया हुआ आप देख सकते हैं। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू मैं ऐसे तो लिखूँगा, ये तो निकालना है मुझे, ठीक है, समझ में आया, कोई डाउट है। अच्छा अब देखो ध्यान से, और हम कैसे लिख सकते हैं, देखो पी, और हमने क्या किया, ये हमारे पास क्या देता आई, ठीक है ना, आइडेंटिटी ऑपरेटर, पी डैगर, पी मुझे क्या देगा, आइडेंटिटी ऑपरेटर देगा, समझ में आया, यप, ठीक है। तो ध्यान रखना, तो वही मैंने लिखा, ये मैं डी लिख लेता हूँ, फिर से मैं पी डैगर पी लिख लिया, तो ये आइडेंटिटी ऑपरेटर ही मुझे देगा। तो देखो ये भी आई दे रहा है, ये भी आई दे रहा है, आइडेंटिटी ऑपरेटर, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, समझ में आया। अच्छा अब यदि आप ध्यान से देखो, इस टर्म को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये वाली जो टर्म है ना, ये टर्म, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये मेरे पास क्या है, ये, ठीक है ना, क्योंकि मेरे पास ऑपरेटर क्या है, ओड ऑपरेटर, तो ये कैसे ट्रांसफॉर्म होगा, ओड ऑपरेटर की तरह होगा, ठीक है। तो माइनस के डी आ जाएगा, ठीक है ना, और ये पी होगा, और ये मेरे पास फाई की वैल्यू आ गई, कोई डाउट है, समझ में आया। अच्छा देखो जब ये बराबर ऑपरेट करेगा, ये पी डैगर इस पर ऑपरेट करेगा, तो पाई की वैल्यू मुझे मिलेगी, ठीक है ना, आप यहाँ से देख सकते हो ये, ठीक है ना, आइगन वैल्यू। ये जब इस पर ऑपरेट करेगा, तो पाई फिर से मिलेगा, एक पाई स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। तो मेरे पास सिंपली माइनस मैं बाहर लिख सकता हूँ, माइनस ये, ठीक है। तो ये मेरे पास वैल्यू है, तो ये एक एक्सपेक्टेशन वैल्यू तो है, तो मेरे पास सिंपली क्या आया, तो मेरे पास आ गया एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ डी इज इक्वल टू माइनस के पाई स्क्वायर एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ डी, ये तो आ गया, ये पूरा क्या एक्सपेक्टेशन वैल्यू तो है। अब पाई स्क्वायर तो हमेशा क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि पाई यदि प्लस होता है तो इवन पैरिटी, पाई यदि माइनस होता है तो ओड पैरिटी, ठीक है। तो कि ये किसकी पैरिटी, इस स्टेट की पैरिटी है ना, भाई न्यूक्लियस किसी भी स्टेट में हो सकता है ना, तो हमने तो पता नहीं हो कि इवन स्टेट में है कि ओड स्टेट में है, उसका जो डायपोल ऑपरेटर है वो ओड स्टेट में, लेकिन समझ में ध्यान से देखना, ये क्या है, वेव फंक्शन है, ये वेव फंक्शन है, समझ में, वेव फंक्शन की पैरिटी नहीं हमें पता चली है, या न्यूक्लियर स्टेट की पैरिटी नहीं पता हमें, समझ में, डायपोल की पता है, वो ओड है, ठीक है। तो ओड डायपोल की जो पैरिटी है वो डायपोल की पैरिटी है वो तो पता है ओड, लेकिन वो जो डायपोल है वो किस स्टेट में है उसकी पैरिटी नहीं पता। भाई न्यूक्लियर स्टेट कहने का मतलब क्या, न्यूक्लियर वेव फंक्शन, ठीक है। तो ये तो हमेशा खैर पॉजिटिव ही होगा, पाई स्क्वायर तो,
है ना। तो देखो ये उधर चला जाएगा तो 2D हो गया, तो ये वैल्यू 0 आ गई, समझ में आया। तो जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है ना वो वेनिश हो गई, रिगार्डलेस ऑफ वेदर द पैरिटी ऑफ न्यूक्लियर स्टेट इज इवन और ओड। ठीक है ना भाई, ये अब हमें चाहे प्लस होता है माइनस होता है तब भी 1 ही आता है, ठीक है ना, समझ में आया। तो न्यूक्लियर स्टेट जो है, न्यूक्लियर स्टेट जो है वो चाहे इवन हो या वह ओड हो, ठीक है ना, चाहे इवन हो ओड हो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, डाइपोल मोमेंट जो है उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमेशा 0 आएगी, ठीक है ना, समझ में आया। तो ये ध्यान रखना। तो बिकॉज न्यूक्लियर स्टेट जो है उसकी एक डेफिनेट पैरिटी है, चाहे वो इवन होती चाहे वो ओड होती, ऑल न्यूक्लियर डाइपोल मोमेंट्स आर 0, ध्यान रखना, ऑल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट्स आर 0, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हमें यहाँ से पता चलती है, समझ में आया। तो एक बात एक यहाँ से हम अब आगे जनरलाइज भी करेंगे, डाइपोल जो ऑपरेटर है, डाइपोल ऑपरेटर जो है, ठीक है ना, वो ओड है ना। तो कोई सा भी डाइपोल हो, कोई सा भी पोल हो, समझ में आया ना, चाहे वो मोनोपोल हो या वो डाइपोल हो, चाहे वो क्वाड्रोपोल हो, चाहे वो हेक्सापोल हो, ऑक्टापोल हो, यदि वो ओड होगा तो वो 0 होता है जनरली, ठीक है। वो हम इसको बाद में जनरलाइज करेंगे, लेकिन आप अभी हम यहाँ से हम क्या समझे, न्यूक्लियस के पास है ना मोनोपोल होता है, डाइपोल नहीं होता है, क्योंकि हमने देखा अभी वो तो 0 है, समझ में आया, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो हमने भी देखा स्टैटिक जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है वो 0 है, लेकिन साइंटिस्ट खोज रहे हैं कि अब कि यदि किसी न्यूक्लियस में हमें डाइपोल मोमेंट 0 नहीं मिला, कुछ वैल्यू मिलती है नॉन 0, है ना, क्योंकि अभी तो हमने क्या देखा भाई, स्टैटिक डाइपोल मोमेंट देखा, तो मान लो सब न्यूक्लियर रिएक्शंस आर देयर, है ना, ठीक है, किसी न्यूक्लियर रिएक्शंस में किसी न्यूक्लियस के पास डाइपोल आ जाता है, तो उसका मतलब हुआ पैरिटी वोइलेशन, ठीक है ना, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिएक्शन है उसमें डाइपोल कंजर्व होना चाहिए। अब यदि कंजर्व होना चाहिए, लेकिन यदि वो नॉन 0 आ रहा है तो इसका मतलब पैरिटी वोइलेट हो गई, समझ में आया। तो वाइल पैरिटी कंजर्व्स स्टैटिक न्यूक्लियर डाइपोल मोमेंट टू 0, लेकिन जो नॉन 0 इंट्रिंसिक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है वो अपीयर हो सकता है इफ अ सिस्टम वोइलेट्स पैरिटी, समझ में। न्यूक्लियर रिएक्शन है उसमें सपोज पैरिटी का वोइलेशन हो जाए, ठीक है ना, पैरिटी कंजर्व ना हो, वोइलेशन कहने का मतलब पैरिटी कंजर्व नहीं है, तो पैरिटी कंजर्व नहीं है तो उस केस में तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आएगा ही आएगा, समझ में आया। तो सच अ वोइलेशन वुड बी अ साइन ऑफ न्यू फिजिक्स बियॉन्ड द स्टैंडर्ड मॉडल, तो साइंटिस्ट खोज रहे हैं और मिलता भी है। अब देखो जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे न्यूट्रॉन है ना हमारे पास, है ना, आप हायर स्टडीज़ में पढ़ोगे, जैसे न्यूट्रॉन है तो न्यूट्रॉन के पास चार्ज क्या है, 0 है, अच्छा, लेकिन इसके अंदर क्या होते हैं, क्वार्क्स होते हैं, क्या होते हैं, क्वार्क्स होते हैं। अब इसके अंदर UDD क्वार्क है, एक हमारे पास अपर क्वार्क, 2 डाउन क्वार्क, ठीक है। तो इसके पास जो क्वार्क है ना, ये दे आर नॉट यूनिफॉर्मली और आई वुड से दे आर अलाइंड इन सच अ वे इनसाइड द न्यूक्लियस और इनसाइड द न्यूट्रॉन्स दैट बिकॉज ऑफ द चार्जेस दैट दीज क्वार्क्स हैव न्यूट्रॉन गेट्स डाइपोल मोमेंट, समझ में आया। तो ये चीज़ें हैं, खैर वो हायर स्टडीज़ का केस है। तो जो सर्च है ना परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की, वो जो एक्टिव एरिया है फिजिक्स का, फंडामेंटल फिजिक्स का, ठीक है ना, तो जनरली हम मरकरी, रेडियम, जीनोन वगैरह उनको टारगेट करते हैं न्यूक्लियस को, ठीक है ना। तो हमें मिला भी अभी तक एक्चुअली देखा है कि कुछ न्यूक्लियर रिएक्शंस पैरिटी का वोलेट करती हैं, जैसे ना काफ़ी न्यूक्लियर रिएक्शंस में ना जहाँ पे वीक इंट्रैक्शन होता है, कहाँ पे किसकी बात कर रहा हूँ, वीक इंट्रैक्शन, जैसे एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन हो गया, ठीक है, एक न्यूक्लियर रिएक्शंस हो गया, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शंस में जो हमारे पास पैरिटी होती है वो कंजर्व होती है, लेकिन वीक इंट्रैक्शंस में कंजर्व नहीं होती, तो वहाँ पे हमें डाइपोल मोमेंट देखने को मिलता है, ठीक है ना, समझ में आया। सो इट्स एन एक्टिव एरिया ऑफ फिजिक्स, लॉट्स ऑफ रिसर्च इज गोइंग ऑन इन न्यूक्लियर फिजिक्स, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक क्वाड्रोपोल मूवमेंट, ठीक है ना। तो हमारे पास जो जनरल फॉर्म थी वो क्या थी, QN इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, दिस इज द डेंसिटी, ठीक है ना, RN TN कोस अल्फा और ये दिस इज़ द वॉल्यूम, ठीक है। तो हम n की वैल्यू हमने क्या ले ली, 2, तो जब हम n की वैल्यू हम 2 लेंगे तो ये आएगा, तो ये मेरे पास P2 कोस अल्फा और ये मेरे पास क्या हो गया, वॉल्यूम, ठीक है, समझ में। तो काफ़ी सिंपल है, रो सी R डैश स्क्वायर, तो P2 कोस अल्फा की वैल्यू क्या आती है, 1/2 3x स्क्वायर, तो x इज कोस अल्फा है तो कोस स्क्वायर अल्फा माइनस के 1 और ये मेरे पास ये आ गया, ठीक है, समझ में। तो सिंपल ये है, ठीक है। और हम जानते हैं Z डैश क्या है हमारे पास, R डैश कोस अल्फा, तो हमारे पास हम कैसे लिख सकते हैं, 1/2 को मैं बाहर ले लेता हूँ, ठीक है ना, रो सी, ठीक है, तो ये 3Z स्क्वायर माइनस के R डैश स्क्वायर DR डैश, ठीक है, कोई डाउट है। तो ये चीज़ है, तो हमारे पास यहाँ से हमने क्या लिखा, क्वाड्रुपल मूवमेंट, तो ये हमारे पास क्या आ गया, क्वाड्रुपल मूवमेंट आ गया,
ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मूवमेंट होता है न्यूक्लियर फिजिक्स में, हम कन्वीनियंटली इसको देखो डिफाइन क्या करते हैं, क्योंकि हम ये 1/2 का फैक्टर को क्या कर देते हैं, ड्रॉप करते हैं, क्योंकि हम इसको पोटेंशियल में इंक्लूड करते हैं। किस में इंक्लूड कर लेते हैं, पोटेंशियल में। तो देखो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, यदि मैं क्वाड्रुपोल से लिखना है तो हमारे पास जनरल फॉर्म ये तो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन Qn r⁴n+1, ठीक है। तो यदि मैं 2 की पावर ऊपर ले लेता हूँ, 2 नीचे ले लेता हूँ, तो यही वही है। तो 2 का फैक्टर हम किस में ले लेते हैं, पोटेंशियल में ले लेते हैं, ठीक है। पहली तो बात थी, तो 2 का फैक्टर देखो हमने यहाँ से क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया। पहली तो बात ये, तो हम इस तरीके से इसको डिफाइन करते हैं, क्योंकि जनरली देखो क्या है हमारे लिए ना ऑर्डर मैटर करता है, क्योंकि आप जितना डीप जाओगे हमारे लिए सिर्फ ऑर्डर मैटर क्या करता है, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं पता होती है। तो दीज सम फैक्टर्स वी यूजुअली ड्रॉप, ठीक है। तो हम इसको ना क्या करते हैं, पोटेंशियल में इंक्लूड करते हैं। तो देर आर ऑल्सो वेरियस अदर वेज, ठीक है ना, जहाँ से हम क्वाड्रुपल मूवमेंट को डिफाइन कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। तो वहाँ पर भी पोटेंशियल को ना 1/2 फैक्टर को पोटेंशियल में एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। तो ये वाली टर्म नहीं आती, तो सिंपली मेरे पास क्या आएगा, ये आता है। तो ये डेंसिटी लिखूंगा मैं, ठीक है ना, 3z² माइनस के r², ये समझ में आया। अब देखो ये डेंसिटी है और ये क्या है, वॉल्यूम है। ये डेंसिटी है, वॉल्यूम है। तो न्यूक्लियर फिजिक्स क्या करते हैं कि जनरली अब चार्ज की यूनिट तो आएगी। तो यहाँ पर देखो क्या है, डिस्टेंस का स्क्वायर ही तो है, ये इसकी यूनिट क्या होगी, जनरली एरिया होगी। और ये क्या है मेरे पास, चार्ज है, तो इनटू में चार्ज की, है ना। तो क्या करते हैं, चार्ज की डायमेंशंस को भी ड्रॉप कर देते हैं। तो हम इसको 1/q से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना, या 1/e से हमने क्या कर लिया, इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो हमने 1/2 फैक्टर को ड्रॉप किया, 1/e फैक्टर को इंट्रोड्यूस किया, तो क्योंकि हम ये जो चार्ज वाली डायमेंशन है कट जाएगी, सिर्फ और सिर्फ एरिया की डायमेंशन बचेगी। तो इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मूवमेंट को एरिया की टर्म्स में डिफाइन करते हैं, समझ में आया, ठीक है। क्योंकि चार्ज वाला ये हिस्सा में कुछ सिग्निफिकेंट देगा नहीं, क्योंकि ये तो हर टर्म्स में आएगी, ये हर उसमें आएगा, समझ में आया, ठीक है। तो ये एक्चुअली है, तो क्लासिकल रिजल्ट, क्वांटम मैकेनिकल रिजल्ट ये नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है ना। तो हम डिस्क्रीट चार्जेस से भी कर्व निकाले, या कंटिन्यूस चार्जेस का ले, या न्यूक्लियस का केस ले, ठीक है ना। तो ये हमारे पास 1/e टर्म हमेशा रहेगी, तो हम इसी को ड्रॉप कर देते हैं, समझ में आया, ये है। तो 1/t हटा देते हैं, इट गिव्स द डायमेंशन ऑफ एरिया यूजुअली। हम इसको फेम्टोमीटर स्क्वायर में लिखते हैं या बर्न्स में लिखते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, 1 बर्न इज इक्वल टू 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेता है आपसे, ठीक है ना। और 1 फेम्टोमीटर हम जानते हैं 10⁻⁻15 मीटर होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना। अब बात करते हैं, देखो टेंसोरियल फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मूवमेंट। तो जो इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मूवमेंट होता है एक्चुअली में क्या, टेंसोरियल फॉर्म है, ठीक है। तो ये क्या एक्चुअली में जेड कंपोनेंट है, ठीक है। तो मोर जनरली जो इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मूवमेंट है वो एक सिंगल नंबर नहीं है, बट ये क्या है, सिमेट्रिक ट्रेसलेस टेंसर है हमारे पास। तो टेंसोरियल फॉर्म में हम इसको कैसे लिखेंगे, QiZ इज इक्वल टू 1/e, ठीक है ना, रो डैश, ठीक है। और ये 3xi x डैश, ठीक है ना, माइनस के r² सिग्मा ij, और ये मेरे पास सिंपली क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया, ठीक है। काफ़ी सिंपल है, टेंसर्स आपने पढ़े होंगे BSc में, ठीक है ना। तो ये तो काफ़ी सिंपल है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अब देखो यदि आप ध्यान से देखो तो मैं जेड कंपोनेंट ही तो है, यहाँ पे जेड² हो जाएगा, माइनस के r² हो जाएगा सिंपली, है ना। तो यदि मैं इसको कहूँ x1 डैश मेरे लिए x हो गया, x2 डैश में लिखना चाहूँ y लिखूंगा, x3 डैश मेरे लिए क्या हो जाएगा, z लिख जाएगा। तो सपोज मेरे पास xy कंपोनेंट लिखना है तो 1/e, ठीक है ना, इंटीग्रेशन। तो xy कंपोनेंट लिखना है तो 3xy माइनस, ठीक है ना, r²। तो देखो i j कंपोनेंट है, x और y तो अलग अलग हो गए, तो सिग्मा की वैल्यू ये क्या होगी, ये तो मेरे पास 0 देगी, ठीक है ना, क्रोनिकल डेल्टा है। तो आई जे डिफरेंट हो गया ना, आई जे के एक्स वाई तो है, ठीक है, डिफरेंट हो गया मेरे लिए, तो ये टर्म ड्रॉप हो जाएगी, समझ में आया। तो 3xy बचेगा मेरे पास, तो हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आया। तो ये है, तो हमारे पास ये जो हमने अभी निकाला था ये क्या था, एक्चुअली जेड कंपोनेंट, ठीक है ना। तो उसको जनरल फॉर्म तो हमारे पास ये है, ये जनरल फॉर्म हो गई, ठीक है। इसी को ना इंट्रिंसिक क्वाड्रुपोल मूवमेंट टेंसर भी बोलते हैं, ठीक है। क्यों ऐसा बोलते हैं, क्योंकि जो केजे हमने निकाले ना, जो इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मूवमेंट हमने मिला, इट इज़ मेजर्ड इन अ रेफरेंस फ्रेम विच इज़ फिक्स्ड टू द न्यूक्लियस, ठीक है। तो जो हमने सारी कैलकुलेशन की है वो हमने न्यूक्लियस के रेस्पेक्ट में तो किया है, समझ में आया। तो न्यूक्लियस इज देयर, ठीक है ना, एंड इट जेड डैश एक्स इज एसोसिएटेड, तो उसके रेस्पेक्ट में एक्स डैश हो गया और ये क्या हो गया, वाई डैश हो गया, ठीक है। तो एक रेफरेंस फ्रेम है जो न्यूक्लियस के साथ अटैच है, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, ठीक है ना, समझ में आया। और उसकी डेंसिटी क्या है, ये डेंसिटी हो गई उसकी, सो आर डैश। तो न्यूक्लियस, सो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अटैच्ड टू द न्यूक्लियस, ठीक है ना, एंड देन वी आर स्टडिंग इट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंट्रिंसिक क्वाड्रुपोल मूवमेंट टेंसर, ठीक है। ये पॉइंट चार्जेस के केस में यदि हमें डिस्कस करना हो, ठीक है, तो इंटीग्रेशन का साइन हटा लेंगे हम, ठीक है। अब देखो ये जो है ना डेंसिटी इनटू में वॉल्यूम, तो चार्ज है, 1 चार्ज है, तो कट गया, वो तो हो गया, है ना। तो सिंपली मेरे पास एरिया वाली फॉर्म बचेगी, तो देखो यही है। तो k = 1 का मतलब पहला मेरे पास
पहला चार्ज हो गया, ठीक है। k इज इक्वल टू 2 का मतलब दूसरा चार्ज हो गया। तो हम इस तरीके से इसको टेंसर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। डिस्क्रीट फॉर्म हमने यहाँ पे लिखा, समझ में आया। तो इट्स वेरी इजी। नाउ लेट अस सी सम ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज। तो ये क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। तो सिमेट्रिक क्यू आई जे इज इक्वल टू क्यू जे आई, ठीक है। यानी क्यू एक्स वाई कंपोनेंट जो होता है क्यू वाई एक्स कंपोनेंट होगा। आप देख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे आपको एक्स वाई कंपोनेंट निकाल के दिखाया था, ठीक है। ये हमने जैसे क्या, जैसे मैं यहाँ पे एक्स वाई कंपोनेंट निकालूँ तो 1 दी, ठीक है ना, रो तो 3xy आया था। ऐसे आप क्यों वाई एक्स निकालो तो 1 में ई रो 3y(x) आ जाएगा। तो 3xy और 3y(x) सेम चीज़ है। तो ये क्या सिमेट्रिक है, ठीक है। तो सिमेट्रिक है तो जो कंपोनेंट होते हैं इंडिपेंडेंट कंपोनेंट वो 9 से कितने हो जाएंगे 6, क्योंकि आप मैट्रिक्स की फॉर्म में इसको लिखोगे। तो देखो 3 कंपोनेंट आएंगे, वो सॉरी 9 टोटल कंपोनेंट हो गए मेरे पास, ये 9 कंपोनेंट हो गए, ठीक है। अब क्यू आई जे इज इक्वल टू क्यू जे आई हो गया। तो यानी मेरे पास क्या क्यू एक्स वाई इज इक्वल टू ये सेम हो गए, वाई जेड इज इक्वल टू जेड वाई सेम हो गया, जेड एक्स इज इक्वल टू एक्स जेड सेम हो गया, ठीक है। तो 3 ये कम हो गए तो 9 की जगह क्या बचे 6 बचे सिर्फ। अच्छा दूसरा क्या होता है, ट्रेसलेस होता है, यानी सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स वो 0 होंगे। लेट अस सी। तो देखो क्यू एक्स क्यू वाई क्यू जेड है तो 1/रो आप यहाँ पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो एक्स एक्स कंपोनेंट लिखेंगे तो 3x एक्सिस हो जाएगा यानी 3x²। देखो 3x², फिर 3 वाई क्या हो जाएगा 3y², फिर जेड जेड का 3z² माइनस, और ये टर्म तो यहाँ पे रहेगी। तो जैसे मैं देखो ना एक निकाल के दिखाता हूँ, 3 क्यू एक्स एक्स निकालना हो तो 1/e रो तो 3x² माइनस के r², ठीक है। अच्छा तो एक्स एक्स एक्रोनिकल डेल्टा 1 आएगा मेरे पास, तो ये सिंपली मेरे पास ये आ गया। इसी तरीके से मैं 1/e डेंसिटी 3y² माइनस के r², ठीक है ना। तो इन सबको मैं क्या कर दूंगा जोड़ दूंगा तो ये तो आएगा, तो ये मेरे पास जोड़ने के बाद r² बचेगा, तो ये 3r² माइनस के 3r² माइनस 0 मिलेगा। तो जो ये क्या ट्रेसलेस कंडीशन है, समझ में आया, ठीक है। अब इस ट्रेसलेस कंडीशन की वजह से, ठीक है ना, क्या होगा हमारे पास एक कंपोनेंट और कम हो जाएगा। तो इंडिपेंडेंट कंपोनेंट कितने हो गए मेरे पास 5 हो गए। क्यों, क्योंकि देखो यदि मुझे ये कंपोनेंट पता चल जाए तो मैं ये भी पता कर सकता हूँ और ये भी पता कर सकता हूँ। तो इंडिपेंडेंट कंपोनेंट एक इसके एक पता होने से 2 पता चल गए, तो ये कंपोनेंट कम हो गया मेरे पास, ठीक है ना। तो फॉर अ न्यूक्लियस विद एन एक्सिस ऑफ सिमेट्री अलोंग जेड, ठीक है, कहने का मतलब है मान लो हमारे पास कोई न्यूक्लियस है, उसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है जेड है, ठीक है। ये जेड है, जेड डैश हो गया, ये एक्स डैश हो गया, वाई डैश हो गया। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री जेड डैश कहने का मतलब है यदि आप जेड के ऊपर से देखोगे ना उसको तो इट विल लुक सिमिलर इन ऑल डायरेक्शंस। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है जेड डायरेक्शन है। तो ऑल डायगोनल कंपोनेंट्स वेनिसेस बाय सिमेट्री, ठीक है। तो बाय सिमेट्री तो वेनिस हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि देखो क्यों एक्स वाई भी और क्यों एक्स जेड हो, ठीक है, या क्यों वाई जेड हो, सब 0 हो जाएगा। क्योंकि जब ऊपर से जेड से देखूंगा ना इन ऑल डायरेक्शन इट विल लुक सेम। वाई में जो मिलेगा वही मुझे माइनस इधर मिलेगा, एक्स में भी वही मिलेगा, समझ में आया, ठीक है। तो जो एक्स वाई कंपोनेंट होगा वही वाई एक्स होगा, तो जो जेड एक्स होगा वही एक्स जेड होगा, दोनों इक्वल होंगे, समझ में आया, ठीक है। तो मतलब अपोजिट होंगे एक दूसरे के, तो मुझे क्या दे देंगे 0 देंगे, ठीक है, समझ में आया। तो फॉर एक्सियली सिमेट्रिक न्यूक्लियाई यदि मैं बात कहूँ उसके लिए मैं कह रहा हूँ सिर्फ एक्सियली सिमेट्रिक, ठीक है ना, इट इज सिमेट्रिक अलोंग जेड एक्सिस, जिसको हम बोलते हैं स्पिन एक्सिस। मान लो अलोंग जेड एक्सिस वो क्या कर रहा है स्पिन कर रहा है, हम देख रहे हैं अपॉन लुकिंग, है ना, हम ऊपर से जेड एक्सिस से देखें तो सिमेट्रिक नजर आ रहा है इन ऑल डायरेक्शंस। तो एक्स वाई एक्स जेड वाई जेड क्या हो गए 0 हो गए। तो ऐसे देखो मान लो यहाँ पे -2 है तो यहाँ पर क्या मिला -2 मिला मेरे को, तो ऑन एन एवरेज क्या हो गया वैल्यू 0 हो गई। तो ट्रेसलेस कंडीशन से देखो ये ट्रेसलेस कंडीशन है हमारे पास, तो ये तो हर केस में 0 होगी चाहे कोई भी केस हो। तो एक्सियली सिमेट्रिक न्यूक्लियाई के में यदि मैं बात करूँ तो मैं यदि ये पता कर लेता हूँ, ठीक है, तो मेरे को ये दोनों कंपोनेंट तो पता चल ही जाएंगे, समझ में। तो जो एंटायर टेंसर है वो एक ही से पता चल जाएगा क्योंकि और सब तो 0 हो गए ना। तो यदि ये मुझे पता चलता है तो ये कंपोनेंट भी पता चल जाएगा, ये भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो सिंगल कंपोनेंट से पता कर सकते हैं। तो जो एंटायर टेंसर है इट इज़ डिटरमाइंड बाय सिंगल कंपोनेंट, और ये मेरे पास क्या जेड जेड डैश कंपोनेंट है, ठीक है। 1/e रो डैश 3z² माइनस r², इसको हम क्यू नोड से भी लिखते हैं, ठीक है, या इंट्रिंसिक क्वाड्रुपल मूवमेंट, समझ में आया, ठीक है। डिस्क्रीट फॉर्म में हमने इसको ऐसे लिखा, कोई डाउट है। तो ये तो दिस इज द जेड कंपोनेंट ऑफ द क्वाड्रुपोल टेंसर अलोंग सिमेट्री एक्सिस ऑफन कॉल्ड द इंट्रिंसिक क्वाड्रुपोल मूवमेंट, ठीक है। तो यही होता है, हम जब भी आप एग्जाम में देखोगे वो ये कहेगा वो एक्सियली सिमेट्रिक न्यूक्लियाई के केस की ही बात करेगा, ठीक है ना, समझ में आई चीज़ें। तो ये है, तो फॉर एक्सियली सिमेट्रिक न्यूक्लियस जो क्वाड्रुपोल टेंसर है इन द बॉडी फिक्स्ड फ्रेम, वही तो मतलब हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस फिक्स कर दिया न्यूक्लियस की बॉडी के साथ ही, तो उसको हम मेट्रिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, है ना। क्योंकि मेरे पास देखो क्या है क्यू एक्स इज इक्वल टू क्यू वाई
इज इक्वल टू -1/2 क्यों जेड जेड है, तो क्यों एक्स मेरे पास क्या -1/2 क्यों नोड, क्यों जेड को मैंने क्यों नोड ले लेता हूँ, ये मेरे पास क्या आएगा वाई वाई, ये भी मेरे पास 1/2 क्यों नोड होगा, और क्यों जेड जेड मेरे पास कितना आया है, ठीक है ना, क्यों नोड कंपोनेंट आया है, ठीक है। तो मैट्रिक्स फॉर्म में मुझे लिखना होगा तो एक्स एक्स कंपोनेंट तो -1/2 क्यों नोड, और तो जीरो हो गई, ये भी जीरो हो गया, ये वाई क्या है, वाई भी -1/2 क्यों नोड, और ये कंपोनेंट जीरो, और ये क्या मिला क्यों नोड, और मैं -1/2 क्यों नोड बाहर ले लूँगा तो मेरे पास ये टर्म आएगी, ठीक है, या 1/2 ले लो बाहर। तो कन्फर्मिंग डेट फॉर एन एक्सियली सिमेट्रिक न्यूक्लियस, एक सिंगल नंबर हमें यदि पता चल जाए तो हम कंप्लीट कैरेक्टरिस्टिक बता सकते हैं न्यूक्लियस की, ठीक है ना, जिसका क्वाड्रोपोल स्ट्रक्चर है वो बता सकते हैं, समझ में। तो क्वाड्रो स्ट्रक्चर पता ही चल गया न्यूक्लियस का, क्वाड्रोपोल स्ट्रक्चर उसका है। तो डिफॉर्मेशन चाहे तो ऐसे हो सकती है प्रोलेट फॉर्म में, या डिफॉर्मेशन ऐसे हो सकती है ओब्लेट फॉर्म में, ठीक है, समझ में आया। तो जो हमने किया है ना पूरा जो एंटायर डेरिवेशन है टेंसर एनालिसिस प्रेजेंटेड बाय दीज आर प्योरली क्लासिक, ठीक है ना। सो दे डिस्क्राइब द स्टैटिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विद इन अ बॉडी फिक्स्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस दैट इज रिजिडली लॉक्ड टू द न्यूक्लियस स्टेप, ठीक है ना, मूविंग एंड टम्बलिंग अलोंग विद इट इन स्पेस, ठीक है। सो इट्स वेरी सिंपल, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड अबाउट इट। लेट्स स्टडी द न्यूक्लियर शेप। तो जो क्वाड्रोपोल मूवमेंट है इट मेजर्स डेविएशन ऑफ न्यूक्लियर चार्ज फ्रॉम स्फेरिकल सिमेट्रिक, है ना, जैसे मैंने बताया क्वाड्रोपोल मूवमेंट है, तो क्वाड्रोपोल मूवमेंट है तो स्फेयर तो नहीं होगा, स्फेयर के केस में तो क्यू की वैल्यू कितनी आएगी, जीरो, क्यों, लेट अस सी। तो क्यों, देखो क्वाड्रोपोल मूवमेंट हमें क्या बताएगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताएगा, ठीक है ना, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, यानी हम इनडायरेक्टली क्या इट टेल्स अस अबाउट द न्यूक्लियर शेप। सो लेट अस सी, तो यदि मैं स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूँ तो देखो स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन में स्वाभाविक सी बात है ये वैल्यू तो तीनों इक्वल ही आएगी, एवरेज वैल्यू जो होगी, ठीक है, समझ में। तो टोटल किसकी होगी 1/3 आर डैश स्क्वायर, वो भी वैसी बात है, ठीक है। तो हमारे पास क्यों क्या है, मैं यदि डिस्क्रीट फॉर्म से निकालूँ 3z² माइनस के आर डैश स्क्वायर, यही तो है, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये है, तो हम आप यदि आप ध्यान से देखो तो मैं निकालो 3, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालूँ तो जेड डैश स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/3 आर डैश स्क्वायर माइनस के आर डैश स्क्वायर, 3 से 3 कट गया, आर डैश स्क्वायर माइनस के कितना 0। तो स्फेरिकल न्यूक्लियस के लिए क्या होगा क्वाड्रोपोल मूवमेंट 0 आएगा, ठीक है, समझ में आया, तो ये ध्यान रखना, ठीक है, समझ में आई चीज़ें। दूसरा बात यदि हम करें, देखो प्रोलेट डिस्ट्रीब्यूशन, तो प्रोलेट डिस्ट्रीब्यूशन देखो, ठीक है, तो स्फेरिकल न्यूक्लियस की बात करिए जेड डैश वाई डैश एक्सिस हो गया, ठीक है ना, तो क्यू की वैल्यू क्या हो गई 0। तो ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि यदि न्यूक्लियर स्पिन 0 होती है या न्यूक्लियर स्पिन 1/2 होती है, इसका मतलब होगा न्यूक्लियस की जो शेप है वो स्फेरिकल होती है, ठीक है ना, ध्यान रखना। अब ये हम करेंगे डिस्कस, तो पर लेट अस सी प्रोलेट डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रोलेट शेप देखो क्या होती है, ये होती है, यानी एलोंगेटेड है अलोंग जेड एक्सिस, तो ये जेड एक्सिस हो गई, ठीक है। तो ये मेरे पास सपोज ऐसे शेप आ गई, तो ये मेरे पास क्या होगी जेड एक्सिस हो गई, ठीक है, ये एक्स डैश वाई डैश और ये मेरे पास क्या होगी जेड डैश, तो एलोंगेटेड अलोंग जेड एक्सिस, ठीक है, समझ में आया। तो क्यों हमारे पास एक्चुअली में है क्या, समीशन 3z² माइनस के आर डैश स्क्वायर ये है। तो यदि आप ध्यान से देखो, ठीक है, तो आप एक्सपेक्टेशन वैल्यू जेड स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्या मर्जी आपका, जेड स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू, ठीक है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये है। तो प्रोलेट डिस्ट्रीब्यूशन क्या एलोंगेटेड जेड एक्सिस, तो जेड एक्सिस का एलोंगेटेड है तो इसका मतलब जेड स्क्वायर वाली टर्म है ना ज़्यादा होगी 1/3 आर डैश स्क्वायर से, तो ये वाली टर्म ज़्यादा होगी, इट इज़ एलोंगेटेड, ज़्यादा लेंदी है जेड एक्सिस की टर्म, तो ये टर्म ज़्यादा होगी तो आर डैश स्क्वायर से, तो क्यों की वैल्यू तो इसका मतलब पॉजिटिव आ गई ग्रेटर देन 0, ठीक है ना, समझ में आया। तो क्यों की वैल्यू क्या होगी ग्रेटर देन 0 होगी, ठीक है। न्यूक्लियर स्पिन जो है 1/2 से ज़्यादा होगी, कितनी हो सकती है कुछ भी हो सकती है, तो क्योंकि वैल्यू यहाँ से देखो क्या मिली ज़्यादा। तो प्रोलेट न्यूक्लियस है, जैसे रग्बी बॉल होती है, ठीक है, तो पी फॉर पॉजिटिव, तो क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव आ गई, मतलब ऐसे याद रखने का तरीका। बात यदि हम करें ओब्लेट डिस्ट्रीब्यूशन की, तो फ्लैट एंड अलोंग जेड एक्सिस, तो देखो ठीक है, ये जेड एक्सिस के अलोंग क्या होता है फ्लैट हो गया, ठीक है ना, एलोंगेशन एक्स एक्सिस के अलोंग हो सकता है, वाई एक्सिस के अलोंग हो सकता है, ठीक है, तो फ्लैट हो गया, जेड एक्सिस के अलोंग फ्लैट हो गया, तो जेड एक्सिस होगी। तो इस केस में क्या होगा 1/3 पावर ज़्यादा होगा जेड एक्सिस से, जेड एक्सिस की का स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू कम होगा, तो जब ये कम होगा तो क्योंकि वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो ओब्लेट शेप यदि न्यूक्लियस की होगी, जैसे डिस्क शेप होती है, तो क्योंकि वैल्यू लेस देन 0 आएगी, ठीक है। तो इस केस में भी न्यूक्लियस जो होता है स्पिन आई ग्रेटर देन 1/2 होती है, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल जैसे हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, एल्युमिनियम है, ये प्रोलेट शेप होते हैं, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, ये ओब्लेट शेप होते हैं, ठीक है, समझ में आई चीज़ें। तो हम बस क्या सीखे यहाँ से, यदि क्यू की वैल्यू 0 है स्फेरिकल न्यूक्लियस, क्यू की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव आ रही है, पॉजिटिव क्वाड्रोपोल मूवमेंट का मतलब प्रोलेट सही शेप है न्यूक्लियस का, लेस देन 0 है, नेगेटिव क्यू की वैल्यू, क्वाड्रोपोल मूवमेंट नेगेटिव आ रहा है तो ओब्लेट न्यूक्लियस है, ठीक है,
समझ में आया? तो हमने अभी क्या देखा, जब हमने मोनोपोल निकाला था उसने तो हमें चार्ज के बारे में बताया न्यूक्लियस के। डाइपोल जो होता है वो 0 होता है न्यूक्लियस का। अच्छा, तो बचा उसके बाद क्या, क्वाड्रोपोल। ठीक है, तो क्वाड्रोपोल ने हमें न्यूक्लियस की शेप के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी। तो जो लोवेस्ट नॉन वेनिशिंग इलेक्ट्रिक मूवमेंट है वो क्वाड्रोपोल ही तो होगा, जो न्यूक्लियर शेप के बारे में बताता है। ठीक है ना, समझ में आए, ध्यान रखना। सो इट इज़ द लो इलेक्ट्रिक क्वाड्रोपोल मूवमेंट। ठीक है ना, ये हम कहें द लोएस्ट इलेक्ट्रिक मूवमेंट विच इज़ नॉन जीरो दैट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट न्यूक्लियर शेप इज इलेक्ट्रिक क्वाड्रोपोल मूवमेंट। ठीक है, समझ में आई चीज़ें ये। नाउ लेट अस सी द सिलेक्शन रूल फॉर क्वाड्रोपोल मूवमेंट। अब देखो सिलेक्शन रूल की यदि हम बात करें तो देखो क्यों है जो है, मान लो मेरे पास क्यों इज इक्वल टू आई जेड। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपली क्या है, 3z² माइनस के आर डैश स्क्वायर ये है। ठीक है ना, डिस्क्रीट फॉर्म में मैंने लिखा है समझाने के लिए। तो वैसे ही एक्चुअली में है प्योरली क्लासिकल। ठीक है ना, क्वांटम मैकेनिकल यदि हम इसको थोड़ा सा कनेक्ट कोशिश करें तो देखो ये सपोज मेरे पास एक न्यूक्लियस होगा, तो न्यूक्लियस की ये क्या होगी, जेड डैश एक्सिस, और ये जेड होगी स्पेस फिक्स्ड एक्सिस। क्या हो गई, स्पेस फिक्स्ड एक्सिस। ठीक है, इनके बीच में एंगल कितना हो गया, आर इज इक्वल टू अल्फा। ये तो था, देखो आर एंड आर डैश के बीच में एंगल कितना लिया था हमने, अल्फा, या थीटा ले लो आपकी मर्जी। तो जेड एंड जेड डैश के बीच में एंगल भी अल्फा ही होगा। ठीक है ना, या रिजल्टेंट के कहने का मतलब मेरा वो है, समझ में आया? तो देखो ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, जेड इज द स्पेस फिक्स्ड एक्सिस और जेड डैश इज द बॉडी फिक्स्ड एक्सिस, मतलब न्यूक्लियस के साथ ये फिक्स्ड है। ठीक है, नाउ व्हाट वी यूजुअली डू, तो दिस एक्सिस इज जनरली डिफाइंड बाय द एक्सटर्नल फील्ड। न्यूक्लियस विल प्रीसेस अबाउट दिस एक्सिस, जेड इसके सी तो प्रीसेस करेगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ जेड डैश एक्चुअली में है क्या, ठीक है, आर डैश कोस अल्फा ही तो है, समझ में आया? अच्छा, ये हमने निकाला, लेकिन जब ये न्यूक्लियस इस जेड एक्सिस के प्रीसेस को करेगा तो ये मेरे पास कोस अल्फा जो होगा, ठीक है ना, समझ में? तो कोस अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, तो कोस अल्फा को क्या करेगा, क्वांटाइज कर देगा। तो मेरे पास जनरली क्या आएगा, इफ़ इट हैज़ सम न्यूक्लियस आई, तो मैं लिख सकता हूँ ना, तो जेड कंपोनेंट क्या होगा, तो आई जेड अपॉन में आई, ये तो होगा, समझ में? ठीक है, तो सपोज दिस न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियर एक्सिस होगी या स्पिन एक्सिस होगी, इसका ये हो गया आई, तो इसका कंपोनेंट इसके अलोंग क्या होगा, आई जेड। तो आई जेड हो गया, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस अल्फा इज इक्वल टू आई जेड अपॉन में आई, समझ में आया? यही से तो लिखेंगे हम, तो ये है, तो ध्यान रखना। ठीक है, नाउ आई जेड जो है, ठीक है, तो जो न्यूक्लियाई होगा विद, यदि न्यूक्लियाई स्पिन क्वांटम नंबर कितना है, 1/2, कितना है, 1/2 यदि है, तो आई जेड की वैल्यू की क्या हो सकती है, प्लस माइनस के 1/2 एच कट, यही तो होगी। ठीक है, अच्छा, अब यदि ये वैल्यू है तो हमारे पास, मैं कोस अल्फा को कैसे लिखूंगा, तो मैं ये 1/2 एच कट, ठीक है, प्लस माइनस, और ये मेरे पास आई प्लस 1 एच कट, ये कट जाएगा, तो 1/2 आया ऊपर, तो ठीक है, समझ में आया? नीचे कितना आएगा, 1/2, ये मेरे पास 3/2, ठीक है, सिंपली। तो हमारे पास 1/2 बाहर आ गया, ये √3, 2 से 2 कट गया, तो मेरे पास प्लस माइनस के 1/√3 आया। ठीक है, तो ये है, तो जनरली क्यों क्या है, जेड डैश आर डैश स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, या मैं कहूँ ये है, तो हम यदि क्यू की वैल्यू इसमें पुट भी करें ना, 3 कोस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 है, ये तो है हमारे पास, जेड डैश क्या है, आर डैश कोस अल्फा है, तो मैं सिंपली ऐसे लिख लेता हूँ, है ना, पूरा नहीं लिखा, तो कोस स्क्वायर अल्फा क्या है, प्लस माइनस 1/3, तो 3 × 1/3 माइनस ये कट गया, तो क्यों क्या मिला मुझे, 0 मिला, 0 मिला, नहीं मिला। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यदि इस न्यूक्लियर स्पिन 1/2 है, या हम कह सकते हैं 0 केस में भी कुछ कंपोनेंट हमने मिलने वाला नहीं है, क्वाड्रुपल मूवमेंट तो होगा भी नहीं, उस केस में भी कोस अल्फा वो हमारे पास क्यों 0 होगा, तो यदि न्यूक्लियस विद स्पिन आई इज इक्वल टू 0 है तो क्वाड्रुपल मूवमेंट हमें मिला नहीं, तो इसका मतलब न्यूक्लियस जिसकी स्पिन 1/2 होगी उसके पास स्टैटिक क्वाड्रुपल मूवमेंट नहीं होगा, और आप यहाँ कुछ भी वैल्यू कोस अल्फा की हो उस केस में मिलेगा। तो जो इवन न्यूक्लियाई होते हैं हम जानते हैं, उनके लिए तो न्यूक्लियर स्पिन ही नहीं है उनके पास, तो क्यों इज 0 ऑलवेज। जिस न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियर स्पिन आधी होगी उसका तो हमने देख ही लिया 0 होता है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं यदि न्यूक्लियर स्पिन इक्वल टू 1 हो या ग्रेटर देन 1 हो, या हम ऐसे कह सकते हैं 1/2 से ज़्यादा हो, या मतलब दूसरे शब्दों में यही बात हुई क्या नहीं। ठीक है, समझ में आया? तो क्वाड्रुपल मूवमेंट होगा, अन्यथा क्वाड्रुपल मूवमेंट नहीं होगा। तो ये एक सिलेक्शन रूल हो गया एक तरीके का, ठीक है ना, समझ में आया? तो इन्हीं न्यूक्लियस के पास क्या होगा, क्वाड्रुपल मूवमेंट होगा जिसकी न्यूक्लियर स्पिन 1 या 1 से ज़्यादा होगी।
नाउ लेट अस से पैरिटी सिलेक्शन रूल फॉर मल्टीपल मूवमेंट्स। अब मल्टीपल मूवमेंट्स कहने का मतलब देखो क्या है, अब हम जनरलाइज करना चाहते हैं, जैसे मोनोपोल हो गया, ठीक है, डाइपोल हो गया, क्वाड्रोपोल हो गया, ऑक्टापोल हो गया, हेक्सा हो गया, ठीक है। अब चाहे वो इलेक्ट्रिक हो या मैग्नेटिक हो, यानी मैग्नेटिक मोनोपोल का हो, ठीक है, आप कहोगे मैग्नेटिक मोनोपोल तो नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता है। तो जैसे मैं बात कर रहा हूँ जनरलाइज, तो मैग्नेटिक मोनोपोल या इलेक्ट्रिक मोनोपोल, मैग्नेटिक डाइपोल या इलेक्ट्रिक डाइपोल, मैग्नेटिक क्वाड्रोपोल मूवमेंट या इलेक्ट्रिक क्वाड्रोपोल मूवमेंट, भाई कौन से होते हैं जीरो और कौन से नॉन जीरो होते हैं, तो बहुत ज़्यादा आसान है पता करना, ठीक है। देखो, टू कैलकुलेट एवरेज वैल्यू ऑफ एनी इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक मूवमेंट, कोई भी हो, तो हम जानते हैं हमें इस फॉर्म के इंटीग्रल को तो एक्सप्रेस करना ही है, ठीक है। एक्सपेक्टेशन वैल्यू तो है, ये एवरेज वैल्यू तो है, तो ये हमारे पास न्यूक्लियर वेव फंक्शन ओ ऑपरेटर हो गया। अब ये इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक ऑपरेटर है, ठीक है, ये मोनोपोल हो डाइपोल हो कुछ भी हो, अब हमने दोनों से जोड़ दिया, मैग्नेटिक मूवमेंट भी हो सकता है या इलेक्ट्रिक मूवमेंट भी हो सकता है, ठीक है। ये वॉल्यूम हो गई, या D3 लिख लो कैसे, D3R, ठीक है। तो वो क्या क्या अप्रोप्रिएट इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक ऑपरेटर है या इलेक्ट्रिक मूवमेंट ऑपरेटर एंड मैग्नेटिक मूवमेंट ऑपरेटर है, ठीक है। अच्छा देखो, ये दोनों वेव फंक्शन है, तो साइड एस फाई हमेशा क्या देगा, ये तो हमें पता ही है कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होता है ये तो ये तो हमेशा इवन फंक्शन ही मिलेगा। इसमें आप पैरिटी कुछ चेंज करो, इसमें कुछ चेंज करो, तो हमारे पास प्लस ही आएगा। तो ये हमारे यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि ये हमें क्वांटिटी जो है, ये वाली क्वांटिटी जो है इवन फंक्शन है। तो ये जो मेरे पास ऑपरेटर है ना, ये अब है ना, तो ये तो कुछ भी हो सकता है ना भाई, ये इलेक्ट्रिक मोमेंट है, अब ये डाइपोल है कि क्वाड्रोपोल है, क्या क्या है मुझे नहीं पता है, अभी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। डाइपोल है, क्वाड्रोपोल है, हेक्सापोल, ऑक्टापोल, कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता। बस हमने देखा इसकी, तो ये तो इवन हो गया। अच्छा, सब जिम्मा भी इस पर आ गया। यदि ये ओड होता है तो इंटीग्रेशन जीरो हो जाएगा, यदि ये इवन होता है तो इंटीग्रेशन रहेगा, यानी ये एग्जिस्ट करेगा, समझ में आया। तो इवन फंक्शन हो गया कौन, न्यूक्लियर वेव फंक्शन, ये तो इसकी तो चेंज नहीं होती है पैरिटी। हाउएवर इफ पैरिटी ऑपरेटर, मतलब सॉरी, इफ ऑपरेटर ओ, जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑपरेटर है, यदि ओड हो गया तो ये पूरा इंटीग्रेंड ओड फंक्शन होगा, तो यानी जीरो आ जाएगा। तो हम इससे यही समझते हैं इंपॉर्टेंट बात कि ऑल ओड पैरिटी मल्टीपल मूवमेंट्स मस्ट वैनिश, इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। अब वो मैग्नेटिक मोमेंट हो या इलेक्ट्रिक मोमेंट हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, हमको बस इतना पता है यदि वो ओड है तो वो जीरो है, ठीक है, समझ में आया। अब हमने यदि इलेक्ट्रिक की मैं बात करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, और यहाँ मैग्नेटिक केस लिखता हूँ मैं, ठीक है। अच्छा, तो मैं यहाँ मोनोपोल ले लेता हूँ, मोनोपोल ये क्या होता है, ठीक है, यहाँ डाइपोल, ठीक है, और ये मैं यहाँ ले लेता हूँ क्वाड्रोपोल। अब समझो, इलेक्ट्रिक मोनोपोल होता है, बिल्कुल होता है। मैग्नेटिक मोनोपोल होता है, नहीं होता भाई, एक पोल मैग्नेट का एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, होता ही नहीं है। डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं होता, हमने देखा भी एक्सपेक्टेशन वैल्यू जीरो आई, क्योंकि वो ओड होता है, नहीं होता। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होता है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में पूरा कराया है। अच्छा, इलेक्ट्रिक क्वाड्रोपोल अभी भी इसी लेक्चर में हमने देखा निकाला होता है, मैग्नेटिक क्वाड्रोपोल नहीं होता है, ठीक है। तो इसी को हमने ध्यान रखा है कि हमने क्या क्या पैरिटीज ऑफ मल्टीपल मोमेंट ऑपरेटर को डिफाइन किया, कैसे देखो ऐसे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक वाले को हमने -1⁴ L, तो L क्या, ऑर्डर ऑफ मूवमेंट है। यदि L की वैल्यू जीरो है तो यानी मोनोपोल की बात हो रही है, चाहे वो इलेक्ट्रिक हो मैग्नेटिक हो, हमें फर्क नहीं पड़ता, हमसे मोनोपोल बात कर रहे हैं। तो L की वैल्यू मोनोपोल, L की वैल्यू जीरो तो मोनोपोल, 1 तो डाइपोल, 2 तो क्वाड्रोपोल, L तो ऑक्टापोल, 4 तो हेक्साडेकापोल एंड सो ऑन, ऐसे ही चलेगा, ठीक है, समझ में आया। तो इस कंडीशन को अप्लाई हम करेंगे तो इसका मतलब सारे ओड पैरिटी के हटने चाहिए। अब देख लो, यदि मैं L की वैल्यू जीरो लूँ तो जीरो लिया तो क्या आया, इवन आया, ठीक है। तो ये मोनोपोल तो होता है, इलेक्ट्रिक मोनोपोल तो होता है, ठीक है, समझ में आया। L की वैल्यू 1 लो तो 1 लिखूंगा, तो 1 के केस में क्या आ गई, ये तो ओड आ गया, तो यानी डाइपोल, तो यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल होता ही नहीं है। तो हम इस तरीके से इसको कर सकते हैं, ठीक है। L की वैल्यू 1 लो तो इवन आ गया, तो डाइपोल मैग्नेटिक केस है, तो डाइपोल मैग्नेट में होता है, इवन आया है। तो जो इलेक्ट्रिक मोमेंट है वो ओड आ रहे हैं, कब, यदि 1 हो, 3 हो, 5 हो, तो इलेक्ट्रिक मूवमेंट्स ऑफ ओड ऑर्डर मस्ट वैनिश। तो डाइपोल नहीं होता, इलेक्ट्रिक ऑक्टोपोल भी नहीं होता। यदि आपसे कोई ऑक्टोपोल पूछे होता है या नहीं होता है, ठीक है, कोई सा भी पूछे कि ये इलेक्ट्रिक होता है या नहीं होता, तो आप चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से मैग्नेटिक केस बता सकते हैं। तो 0 to 4 के केस में ये ओड होता है, जैसे 0 लो तो ये माइनस आ जाएगा, 2 लो 2 + 1 3 तो ओड आ गया, 4 लो तो 4 + 1 5 तो ओड आ गया। तो इस तरीके से तो ध्यान रखना ये है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे एक्चुअली में लिखते हैं, ई फॉर इलेक्ट्रिक, और ये 0 लगाया तो इलेक्ट्रिक मोनोपोल, इसका मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसका मतलब इलेक्ट्रिक क्वाड्रोपोल,
इसका मतलब इलेक्ट्रिक मोनोपोल, इसका मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसका मतलब इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल। ठीक है, समझ में आया, ये ध्यान रखना। तो हम समराइज कर सकते हैं इन चीज़ों को। तो ऑर्डर हो गया 0 1 2 3 4, मोमेंट मोनोपोल, डाइपोल, क्वाड्रुपोल, ऑक्टोपोल, हेक्सोपोल। तो इलेक्ट्रिक केस में इवन ओड इवन ओड इवन, मैग्नेटिक केस में ओड इवन ओड इवन ओड। तो इलेक्ट्रिक, ठीक है, देखो इवन था तो नन जीरो आया है, इवन तो नन जीरो, इवन तो नन जीरो। ठीक है, जैसे ओड आया तो जीरो, ओड आया तो जीरो। मैग्नेटिक केस में उल्टा हो गया। ठीक है, समझ में आया। तो ये सारी चीज़ें थी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तो अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्वाड्रुपल मूवमेंट इन क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम्स। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए। नमस्कार।